अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, पाकिस्तान से जैसे-जैसे हफ्ते दिन गुजरते हैं ऐसी-ऐसी खबरें आती हैं। अभी हमें एक ही खबर से छुटकारा हासिल हुआ था, जिसमें हमारे एक रिटायर आसिम बाजवा साहब जो हैं उनकी खबर आई थी और जिसको हमारे लॉयर्स, हमारे जजेस, हमारे सब डिफेंड कर रहे थे। किसी ने कोई कमीशन कायम नहीं किया, किसी ने कोई ऐसा नहीं किया कि लगे कि वाक़ई किसी जर्नलिस्ट की एक रिपोर्ट पे जब आप किसी दूसरे हुक्मरानों को या 30 सेकंड के लिए एक वज़ीर-ए-आज़म को सज़ा देके उसको वज़ीर-ए-आज़म से हटा देते हो, तो मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ जो है वो हर हर जगह लोगों को बराबर का इंसाफ मिले, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है। Washington Night Show with Asim Siddiqui. क्योंकि साना साहिवाल होता है तो वहां पर एक मर्द भी जा रहा था गाड़ी के साथ, उसको भी मार दिया जाता है, बल्कि 2 जा रहे थे। लेकिन अभी जो हालिया वाकया हुआ है जिसमें हाईवे से पर निकाल कर औरत को और उसके साथ रेप किया गया, और जो सबसे शर्मनाक बात थी जिस पे बहुत अफसोस हुआ, मेरा ख्याल है कि हर शख्स को अफसोस हुआ होगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको अफसोस नहीं हुआ होगा। लेकिन हमारे उमर शेख साहब का बयान जो था, उनका मुतनाज़ा बयान जो है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान, पूरा जहां-जहां उर्दू बोली और समझी जाती है या जहां न्यूज़ में इंग्लिश मीडिया आगे है, जो कि ऐसी खबरों को उछालता है बाकायदा तौर पे पाकिस्तान की बदनामी के लिए। तो उमर शेख साहब ने भी वो किरदार अदा कर दिया है कि उन्होंने उनकी जो बात, जो उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम पे बात की, वो बड़ा तनाज़ा हुआ। मैं और फिर सबसे बड़ी बात, वज़ीर आला पंजाब, एक ऐसे शख्स को वज़ीर आला पंजाब बनाया है तो मैं समझता हूँ गली की रखवाली के लिए भी सही नहीं है। तो आज का मैं प्रोग्राम में अपने गेस्ट से आपका तारुफ करा दूं। राजा रज़ाक साहब हैं हमारे साथ न्यूयॉर्क से, और फैसल काजी साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, और उमर शेख से इनका भी वास्ता पड़ चुका है। और एक वक्त ऐसा आया था कि उमर शेख यहाँ पर कोई ऐसी शख्सियत नहीं थे जिनको लोग याद करें। कई एम्बेसीज के लोग ऐसे आए हैं जिनको लोग याद करते हैं उनके अखलाक की वजह से, उनके काम की वजह से। उमर शेख से मैं खुद भी मिल चुका हूँ, और हमारे एक एक्स जर्नलिस्ट जो हैं उनके साथ भी कुछ ऐसे वाकयात हुए थे जिस पर वो आज आंसू बहा रहे हैं, और बहाना भी चाहिए। राजा साहब, आप क्या कहेंगे कि ये पंजाब जो है पहले कभी इतना खबरों में नहीं आया, आजकल जो हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक स्कैंडल, एक के बाद एक स्कैंडल, आप लोगों को मतलब, और उसके बाद जो इस मुल्क का जो सरबराह है, या तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा सरबराह है, ये वाकई चुन चुन के ऐसे लोगों को लेकर आता है और उसके बाद जो है उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस खुलते हैं और उनसे बोलते हैं पैसा लो भाई, ये हम साइड में हटो। तो ठीक है, बहुत अच्छा, आप प्राइम मिनिस्टर है, सब कुछ है, खाता नहीं है, चीटर नहीं है, लेकिन इसके आसपास कोई ऐसा नहीं है जो खा नहीं रहा। ये भी एक बड़ी कहानी है। राय साहब, आप मुझे बताएं कि ये जो इस वक्त पंजाब में एक के बाद एक स्टोरी आ रही है, इसको आप किस तरह देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम सिद्दीकी साहब और फैसल काजी साहब, आपको मेरा सलाम, और जितने आपके व्यूअर्स हैं उन सब की खिदमत में मेरा सलाम। ये पाकिस्तान की और स्पेशली पंजाब की बड़ी बदकिस्मती है। जैसे आपने बताया कि बुज़दार जैसे शख्स को तो शायद कोई एक गली का भी रखवाला ना रखे, उसके हवाले जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब दे दिया गया है। इसके पीछे मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि मैं आई एम वेरी मच कन्विंस अबाउट दिस कि ये पंजाब को इंटेंशनली साथ देने के लिए उन्होंने एक ऐसा बंदा इस वज़ारत आला के मनसब पे बैठा दिया है कि जिसको कुछ पता नहीं है, किसी चीज़ का कुछ इल्म नहीं है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा। तो वो एक क्लियर मैसेज आता है कि हमने पंजाब को जो है वो पनिश करना है, तो वो उस तरीके से वो कर रहे हैं। और फिर देखें कि जिस आईजी को अभी रिमूव किया गया, उसी के बारे में न्याजी साहब तकरीबन 2 हफ्ते पहले जो उसकी शान में कल तकरीर में वो भी सबके सामने है, बिल्कुल कसीदे पढ़े जा रहे थे। बंदे को लाना, इसके पीछे क्या मकासद है? इसके पीछे क्या मकासद है? ये कि
मेरे ख्याल में वो आउट ऑफ द वे जाके डिमांड करते हैं आईजी से कि वो नून लीग को जो है ना उनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करें, जो कि एक गैर कानूनी डिमांड है। आपने देखा पिछले महीने जब 11 अगस्त को मरियम नवाज नैब के ऑफिस में गई और पुलिस की तरफ से पथराव किया गया, हमने उस दिन 7 घंटे की लाइव ट्रांसमिशन की। उसमें ये बात सामने आई है कि पुलिस का एक नया जत्था है जिसके हाथों में बैग्स हैं और उन्हीं बैग्स में पुलिस पत्थर उठा के लेके गई थी अंदर। ये हमारे उस शो में रिकॉर्डेड है। तो यानी कि इस तरह की डिमांड अब जब गैर कानूनी तरीके से डिमांड करेंगे तो आईजी जो है वो कितना कर सकेंगे। तो अब जो आईजी जो नया आया है इसके बारे में आईबी की जो रिपोर्ट है कि जी शराबी है, ये जानी है, ये करप्ट है, यानी कि दुनिया की है न्याजी साहब की तरह जो इस बंदे में नहीं है। तो जब बिल्कुल हेड ऑफ द स्टेट जो न्याजी साहब है, जब जब वो इंसान बद किरदार है, प्रूवन बद किरदार है, उसकी बेटी जो नजायज है वो उसके घर में रहती है, ये कोई एलिगेशन वाली बात नहीं है कि मैं काम कर रहा हूँ। आप पता नहीं, है राजा साहब, वेस्टर्न मुआशरे में रहते हैं आप। राजा साहब, ये आपकी बात जो है बिल्कुल हम कई दफा यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। मैं चाहूंगा कि फैसल काजी हमारे साथ हैं, वाशिंगटन और पाकिस्तान के अंदर एक बहुत एक्सपीरियंस रख चुके हैं जर्नलिज्म का, और यहाँ पर एम्बेसी के हवाले से इनके डायरेक्ट इन्होंने कई नशेबो फराज देखे। और जी फैसल काजी साहब, आप बताइए, उमर शेख को तो आपने फोन भी किया था और उन्होंने कहा हाँ मैंने रुकवाया है, जो करना है कर लो। तो ये सारी चीजें मैं चाहूंगा कि उमर शेख के बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि वो वाशिंगटन भी आपको लगता है कि वो जो जितने साल भी रहे वो किसी वजह से ही रहे? एक्चुअली ये तो एक्सपेक्टेड था। एक शेर आपकी नजर करता हूँ आपके नाज़रीन की थोड़ी सी गहरीन छुट्टा कि पता पता बूढ़ा बूढ़ा हाल तुम्हारा जाने, जाने न जाने कुल ही न जाने बाप तो सारा जाने है। तो ये मौसूफ इनका मकसद ये है कि ये एक खास क्लास है हमारी डेमोक्रेसी में जो मुख्तलिफ सियासी गवर्नमेंट्स में पोस्टिंग देने और तरक्की करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, मतलब किसी हद तक जा सकते हैं। और ये जो शेख साहब है, ये मुझे जहाँ तक याद पड़ता है इन्होंने यही हरकत जो आईजी को रिमूव करवाया, यही हरकत इन्होंने जब वाशिंगटन आए तो अपने सुपीरियर को हटा के करवाई थी। और उस सिलसिले में ये था कि वो सुपीरियर भी चूंकि उस वक्त यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत थी तो वहां से आई थी, क्योंकि आईटी की एक पोस्टिंग होती है जिसपे यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ कम्युनिटी कहते हैं या पाकिस्तानी कम्युनिटी तरफ से जो रिलेशन रखते हैं उनका, तो वो इनके आईटी लेवल के थे। और जब ये आए तो 3-4 महीने में, हालांकि उनकी वाइफ भी अमेरिकन थी, उनको इन्होंने हटवाया और मुख्तलिफ एलिगेशन में हटवा के ये फिर यहाँ पर डायरेक्टर कम्युनिटी अफेयर बने, इंचार्ज कम्युनिटी अफेयर। और उस सिलसिले में इनको जो टास्क दिया गया तो मतलब मेरा इंटरेक्शन एक, चूंकि यहाँ पे पाकिस्तान से एसोसिएटेड और कश्मीर कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग होते हैं वो चाहे 70 साल से वो यूएन में और इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन लीडरशिप के खिलाफ मुजाहरे करते हैं व्हाइट हाउस के सामने। तो मेरा इंटरेक्शन उस हवाले से हुआ था। मेरे एक जानने वाले ने मुझे कॉल किया कि यार यहाँ पे कश्मीरी कम्युनिटी में आप बड़े ताल्लुक रखते हो, तो आप वो लोग मुजाहरा कर रहे हैं तो उस सिलसिले में आप किनको सजेस्ट करोगे। तो मैंने इनको बता दिया था कि भाई ये है। तो कुछ देर बाद इनकी कॉल आई, मैंने तो अपने दोस्त को बताया था, अपना इन्होंने तारुफ कराया। और बहरहाल तो उसके बाद मैं एयरवाई के लिए काम कर रहा था पाकिस्तानी चैनल के लिए, मैं इंटीमेशन दिया तो वहाँ हमारे एक सीनियर साथी हैं साले जाफर, तो जब वो हम लोग उसमें प्रेस रूम में काम कर रहे थे तो मैं सुना कि वो मुझे साइड से आवाज आई कि ये सब कुछ मैंने करवाया है और देखो मैं सिखों को लेकर आया और एक वीडियो दिखा रहे थे। तो मैं इनको जानता नहीं था, ये साले जाफिर को बता रहे थे ये शेख साहब थे। तो मेरे साथ जाफिर को कहा, मैंने कहा साले जाफिर ये 70 साल से कश्मीरी यहाँ पे बिना कुछ लिए दिए पाकिस्तान के लिए और कश्मीर पाक के लिए मुजाहरे करते हैं। ये जो आदमी ये बस ठीक है, ये कह रहा है सुन लो। उसके बाद पीएम नवाज शरीफ की वहां पर वो थी अपना वाशिंगटन में ओबामा के साथ, वो आपको याद है ना पर्चियों वाली जो जी जी। वो मुलाकात थी, तो उसको कवर कर रहे थे। उसमें कम्युनिटी डिनर था
तो इन्होंने क्या किया, चलो मैं तो एक वर्किंग जर्नलिस्ट था, एक और हमारे साथी थे मुझसे पहले PRI के लिए काम करते थे, जमाल बलूच, उनका ताल्लुक हरिपुर हजारा के पीके से, लेकिन चूंकि उनकी कौम बलोच है तो उसके नाम पे बलोच आता था। तो इन्होंने क्या किया, चूंकि यहाँ पे पाकिस्तान जैसे का एक तरीका है कि ये कहीं हमीद निजामी को रोकते हैं, कहीं मुल्ला यूसुफ को रोकते हैं, साल के साल किसी एक कुछ के वोट बनाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, और तो कहीं व्हाइट हाउस में नहीं रोक सकते थे, सब कैंडिडेट थे। इन्होंने क्या किया, ये कैबिनेट डिनर में 3 लोगों को रोका, जमाल बलोच को इस बुनियाद पर रोका कि उनके नाम में बलोच है तो बस कुछ क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन कर देता है। हालांकि ऐसा नहीं था। इसी तरह नेशन के एक एडिटर है, सबका एडिटर है, उनके वाले साहब वॉइस ऑफ अमेरिका में रहे, सैयद अजीब उनका नाम है, उनको रोका। और मैं तो ARY के लिए, आपको पता है ARY बड़े महदूद रिसोर्सेज में यहाँ पे काम करता है, उनका यहाँ पे ब्यूरो मौजूद है। एक कैमरामैन था और एक मैं था, जबकि हमारे मुकाबले में जो हमारा राइवल चैनल था उनके वो जियो के 5-6 लोग आए हुए थे, आमिर और जो मुकामी ब्यूरो के लोग हैं, 2-3 कैमरामैन। तो मैं उनके साथ कंप्लीट कर रहा था। मुझे बाहर रखने का मुझे ये फायदा हुआ कि मैंने उस एक दौरे में 7 दफा मैंने अपने राइवल्स को बीट किया। तो इसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ होटल से जाने लगे तो वो प्रेस टॉक कर रहे थे अपने उसमें लॉबी में, तो इन्होंने माइक मेरे पास लिया है। मैंने कहा शेख साहब देखें, आपने मुझे रोकना था, रोक लिया, सवाल मैं अपनी मर्जी से करूंगा, ठीक है, और जब मुझे जरूरत होगी जो बता रहे बस सही बता रहे। हमने मुलाकात कवर की, हालांकि आपने जो था वो मुझे रोकने की कोशिश की। उसके बाद यूनाइटेड नेशन में एक डिनर था कम्युनिटी का, उसमें रोकने की कोशिश की। वो तो वहाँ के कौंसल जनरल ने और वहाँ के लोगों ने और डॉक्टर साहब ने इंटरफेयर किया कि नहीं भाई, इनको आप बुनियाद पे रोकते। तो इनका मसला यही था कि ये हमेशा अपने जो सीनियर हैं उनकी टांगे काटते हैं और उसके बाद फिर क्या कहते हैं अपना हीरो बनकर निकलते हैं। इस सिचुएशन में भी जो मुझे समझ में आ रही है, चूंकि पंजाब में कोई कहीं पर भी आप तक 15 साल हुकूमत करेंगे तो सारी ब्यूरोक्रेसी आपके साथ काम कर चुकी होगी, और किसी गैर कानूनी काम की तरफ आजकल तो आपको पता है लोग कोर्ट चले जाते हैं, मीडिया हर एक के टेलीफोन में कैमरा मौजूद है। तो हो सकता है कि इनको एक ऐसा आदमी क्योंकि इनके खिलाफ जो है 15 इंक्वायरी चल रही है, IP की रिपोर्ट है, सरगोदा में जो इनकी अपॉइंटमेंट हुई उसमें भी। अच्छा ये बताता चलूं कि यहाँ पे जब आए थे जिलानी के जमाने में, तो ये एक सराइकी MNA की साथ लेकर आए थे, उसको इन्होंने 3 गाड़ियां दिलवाया एग्जाम 11 की, ठीक है। तो ये काम भी करते हैं साथ साथ। तो आप ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। हाँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी करते हैं। अब तो जी आप तो सत्तार उस MNA का नाम है और आप चेक कर लीजिए, पता नहीं इलेक्शन हार के वो पार्टी की टिकट पे वहाँ पे सराइकी पैस से MNA मुंतखब हुआ था। अच्छा फैसल साहब, ये बताइए कि जो हालिया जो आपने बयान देखा, मैं चाहूंगा कि हम अपने नाजरीन से ना वो जरूर शेयर करें। मुझे 1 सेकंड 1 मिनट और दें राजा साहब, टाइम शायद मैं ले रहा हूँ, लेकिन नहीं आप बोले तो ये है उन्होंने, और ये इंक्वायरी आपको पहले से पता था कि इंक्वायरी इनकी हो रही है। जब ये वापस इस्लामाबाद पहुंचे तो इनको कोई ऑफिस नहीं दिया गया। इनको एंटी टेररिज्म का एक वो डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया था पिछली गवर्नमेंट ने, और लेकिन इनको ना ऑफिस दिया गया, सिर्फ एक इस्लामाबाद में फिरते रहे। उसके बाद जब PTI की हुकूमत आई तो उसमें ये इन्फॉर्मर का काम इन्होंने शुरू कर दिया। जो यहाँ पर भी था, यहाँ पे भी इन्होंने कम्युनिटी में लोगों को, प्रॉपर्टी डीलर्स और इस तरह के लोगों को कल्टिवेट किया था, जो अब NSA की उसमें है। इस तरह कुछ कश्मीरी बेचारों को भी, आपको पता है डॉक्टर फाइव की वजह से कश्मीरी को अपडेटेड हुआ था, तो उनके भी कुछ लोगों को, फिजा वालों को आगे पीछे इन्होंने कल्टिवेट किया था, जो अब खुद NSA को भुगत रहे हैं और ICE को भुगत रहे हैं और फेडरल एजेंसियों को भुगत रहे हैं, क्योंकि उनकी भी टैपिंग और सर्वेलेंस हो रही है। तो ये इन्होंने अब शहजाद जो है अपना जो इनका अकाउंटेबिलिटी इज़हार है उसको कल्टिवेट किया है, और ये चूंकि कोई भी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में तैयार नहीं था कि वो एक्सेस करे मरीम नवाज, शहबाज शरीफ या मुस्लिम लीग की मुकामी क़यादत पर, और हालिया ये वाक़या हुआ था, तो इन्होंने हर किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। और आप यकीन करें कि जो मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं, इनकी वीडियो मौजूद है जो इन्होंने IG से मुलाकात के बाद सिपाहियों को हाथों के इशारे से और जो कुछ कहा है IG के बारे में। ये कहते हैं कि मैंने माफी मांगी है, माफी ये मांगते हैं, यकीनन माफी भी मांगेंगे, ये सब कुछ करेंगे। जैसे वो अपने हमारे बाजवा साहब जो है, उन्होंने एक तरफ अपनी क्लैरिफिकेशन की तरफ से वो उसको ECP के बंदे को डोंगर साहब को सवाल किया गया था। तो ये इस तरह की हरकतें करते हुए कोई नई बात नहीं है, ये सरकारी मुलाजमों का एक वतीरा है। जब फंसते हैं तो सजदे में आ जाते हैं, और जब इनको पावर मिलती है तो मुझे रोकने से या मेरे पार्टी साथी भाइयों को बलोच में आज तक
क्लैरिफिकेशन देता है कि मुझे तो बलूची भी नहीं आती, मैंने तो कभी सोचा नहीं किया था। और मुझे जो है इंडस्ट्री की लिस्टों में जो है वो बलूच फेडरेशन और फेडरेशन का बना दिया, और इनकी वजह से काफी हमने बात ये थी जब तक ये थे, काफी खबरों में हमें प्रॉब्लम होती थी, लेकिन जाहिर बात है साथी का काम ये है कि लोग उनको रोकते हैं और खबरें निकालते हैं। जियो के जो कॉरेस्पॉन्डेंट है उनको 2-3 दफा इन्होंने वो किया है, हरास किया है, वो तो खुद आपको बताएंगे कि उनके साथ इन्होंने क्या किया है यहाँ पर। और आखिर में जाते जाते अपने बच्चे को जॉब दिलवा कर गए। ये सिर्फ आसिम, जनरल आसिम आपके हम नाम नहीं है, बल्कि हर पाकिस्तानी यहाँ जो एम्बेसी में आता है वो अपने बीवी, अपने बेटी, अपने बेटे को अकोमोडेट कहाँ पे जॉब दिलवाई है जी? यहाँ पर ये वो जॉब कर रहे हैं, उनकी तफसीलात हमारे पास है। तो हमारे पास सारों के फिलहाल मुशर्रफ जी भी मौजूद है, जो है खान एकेडमी जो है वो $17.5 मिलियन में 2013 और 14 में खरीदी है। तो यहाँ पे बॉस्टन की तमाम प्रॉपर्टीज मुशर्रफ साहब की, उनके अकाउंटेंट कौन है उसके बारे में पता है, जुल्फिकार मिर्जा की, और जो उनकी एलिंग वाइफ है जो बीमार है तहमीना मिर्जा, उनके गैस्टिशनों का भी सबका पता है। इनकी कहाँ कहाँ पे प्रॉपर्टी है, सलमान फारूकी साहब की कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है। ये तो देखिए आपके चैनल का ये फायदा हुआ है कि जब से पाकिस्तानी मीडिया पर पाबंदियां लगी हैं, लोग अब यूट्यूब चैनल्स पर ही अपनी खबरें ब्रेक करते हैं, और इस सिलसिले में एक बहुत बोल्ड स्टेप हमारे साथी नूरानी ने लिया, और उसने हर जगह से वेरीफाई करा के इतनी बड़ी खबर ब्रेक की कि खबर तो किसी चैनल में नहीं जाई, लेकिन तरदीदें आज तक चल रही। अच्छा, ये फैसल साहब, ये भी एक बड़े मजे की बात है कि खबर नहीं चली, तरदीद चली है, ये भी एक बड़े मजे की। अच्छा, आज एक और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि जो यूएस का एक्सचेंज प्रोग्राम है वो शायद इंडियन रन कर रहे हैं, और बड़े मेरे लिए तो मैंने वहीं कई सहाफियों को लिखा कि जी आप लोग इन जो एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू यहाँ अमेरिका आते हैं, तो ये कोई क्या अमेरिकन इंडियन फंडेड है? तो ये मैं जिंदगी में नॉर्थ अमेरिका जब मैं 18 साल का था तो मैं यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम पे आया था। उसके बाद फिर मैं आईबी प्रोग्राम पे आया, नेशनल विजिटर प्रोग्राम पे 2 दफा अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट पे। तो मुझे तो कोई डाउट थी कि स्टेट डिपार्टमेंट ही आईबी प्रोग्राम और एक्सचेंज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, और इसमें कई जर्नलिस्ट हैं, हजारों लाखों, और मुशर्रफ के दौर में तो ऐसे जर्नलिस्ट आए, मैं यहीं पर था उन दिनों में, मैं तो 2009/11 से पहले भी था, कल 50 एक साथ आते थे जी, 50 जर्नलिस्ट एक साथ आते थे। हाँ 50 वाले तो 9/11 के बाद आने शुरू। हमारे जमाने में ऐसा होता था कि हर कंट्री से एक ही आता था, वो मुख्तलिफ कंट्रीज के ग्रुप्स होते थे। मतलब मेरे साथ जो थे वो रोमानिया के थे, टर्की के। अच्छा फैसल साहब, मैं अहमद नूरानी की बात कर रहा था कि अहमद नूरानी ने जो खबर दी उसको पाकिस्तान में जिस तरह चलाई गई, और शाह से ज्यादा शाह के वफादारों ने किस तरीके से उसका तज्जिया किया, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आप ट्विटर देखें, आप फेसबुक देखें, उस खबर की किस तरह से धज्जियां बिखेरी गई। कोई उनसे ये नहीं पूछ रहा है कि भाई आप 5 साल 7 साल यहाँ पे रह रहे हैं, 10 साल 12 साल, एजुकेशन जो है वो आपके एक बंदे की आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री जो है वो करोड़ों रुपए की होती है, आपके 3 बच्चे करोड़ों रुपए में पड़ गए। मतलब हमने सवाल पूछना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। जब तक मैं नहीं चाहता कि राजा साहब का टाइम में ले लूं, लेकिन मैं आपको इतना नहीं, राजा साहब जो है ना वो अभी खामोश हैं, ये जब बोलेंगे तो फिर सबको खामोश कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है, इनको मैं ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैं चाहूंगा मैं एक चीज आपको दिखाऊं कि जो लैंग्वेज है, एक बात कि नूरानी की स्टोरी में झोल है, ये नहीं है कि वो 100% परफेक्ट स्टोरी है, क्योंकि जो डॉक्टर है अपना बाजवा, सईद बाजवा, वो हमारी सारी कम्युनिटी में तो अपना जो कश्मीर कॉज के लिए मुझे हर पाकिस्तानी को इंटरेस्ट होता है कश्मीर कॉज। सईद बाजवा ने तो अमेरिकी कोर्ट को भी जो है वो कोर्ट ने भी अपने आप को सच्चा साबित किया है, और हमारे न्यूयॉर्क के जो साथी हैं उनको बाकायदा उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी कि जब ये उन्होंने खबर नूरानी ने ब्रेक नहीं की, खबर सबसे पहले न्यूयॉर्क पाकिस्तान पोस्ट के जो ओनर थे अफार शाही, हम उनको नाम से जानते, उसने ब्रेक की थी, लेकिन बाद में उसने वजाहत दी थी कि भाई सही बाजवा ने मुझे मुतमईन कर दिया है। तो देखा जो था
पता है, पापा जॉन के बारे में हम सबको पता है कि उसमें जो एम्प्लॉइज होते हैं उन्हीं को बाद में फ्रेंचाइज होल्डर बनाया जाता है। और ये जो इनके भाई हैं जो फ्रेंचाइज होल्डर हैं, इन्होंने उसमें वाकई 10-15 साल काम किया और एक स्टोर लिया फिर दूसरा स्टोर लिया, ये हकीकत है। लेकिन कब इनकी वाइफ की एंट्री होती है, कब इनके बच्चे आते हैं, असली स्टोरी जो है देखिए जिसके गोंदल को उठाया गया वो है कि इनके बेटों के नाम पर कोई 8-10 फर्म में जैसी CEP में वो हुई थी, रजिस्टर हुई थी, जिन्होंने कोई कारोबार नहीं किया, जो कि बंद पड़ी हुई, ठीक है। और अब उनके पेपर्स भी चेंज किए जा रहे हैं। लेकिन वो एक्सचेंज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में जो ये कंपनी रजिस्टर की गई थी, ये क्यों की गई थी? और ये उस वक्त की गई थी जब जनरल साहब बलूचिस्तान में के कोर कमांडर थे या जब जनरल साहब जो थे वो तरक्कियां पा रहे थे। तो नुयानी की खबर को अगर अमेरिका शहर में देखा जाए तो ये पापा जॉन्स वाली स्टोरी पर वो इतने स्ट्रांग नहीं आते जितना ये जो इनकी प्रॉपर्टीज है, जो बेटे ने प्रॉपर्टी खरीदी है, जो वाइफ के नाम पे शेयर डिक्लेयर नहीं किए गए, उससे आसिम बाजवा की पोजीशन ठीक होती है। और जो उन्होंने तरतीब दी है उससे और भी उनको क्वेश्चन मार्क, उस पर क्वेश्चन मार्क लग गया। अच्छा फैसल साहब, मैं चाहूंगा कि मैं अपने नाज़रीन को एक छोटी सी एक कामरान खान जिन्होंने इमरान खान के साथ एक इंटरव्यू किया और यकीनन उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हम सारे सवालात भेज देते हैं, जैसा कि वजीर आला को भेजा था वैसे ही शायद इमरान खान को भी उन्होंने भेजे हों। लेकिन वजीर आला साहब का इंटरव्यू पूरा तो नहीं, लेकिन ये छोटा सा इंटरव्यू देके आप सुने कि एक आदमी 3 सवाल सेम पूछता है, 3 दफा एक सवाल, उसका जवाब ये शख्स, मैं समझता हूं कि आप इसको देखें, अगर आप किसी को जाहिल गंवार आदमी को मुंह हाथ धुला के सूट कपड़ा टाई पहना दें तो वो बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसा कि ये वजीर आला है। सुने आप, और ये पंजाब की बदकिस्मती है, पंजाब की बदकिस्मती है कि इन जैसे लोगों को वजीर आला लगाया है। जैसा कि हम कायम अली शाह, आपको लोगों को याद होगा कायम अली शाह का कितना मजाक उड़ता था। क्यों उड़ता था? क्योंकि उनको पता था कि इसको डमी लेकर आए, पपेट है वो, और ये अब दूसरा पपेट मुलाजा फरमाइए। जी साहब, ये फरमाइएगा कि ये तो वाकया हो गया, आपके इल्म में है कि इस वाकये के बाद जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा इश्तियाल फैलाया है, एक तो वाकये ने इश्तियाल फैलाया, वो CCPO लाहौर के वो गुफ्तगू थी जो उन्होंने मीडिया से बात की और जिसमें वाज़े तौर पे ये लग रहा था कि उन्हें उसका एहसास नहीं है, उस कर्ब का, उस तकलीफ़ का जिससे कि पूरी कौम गुजर रही है और वो ख़ानदान गुजरा है। मैं आपको एक उसका हिस्सा सुनाना चाहूँगा और फिर मैं जानना चाहूँगा कि आपका इस पर क्या रद्द अमल है। मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो, GT रोड जहाँ पे आबादी है, और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपना पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि सारे पेट्रोल पंप नहीं होते। अब 1 बजे रात पेट्रोल खत्म हो गया। अनफॉर्चुनेटली मोटरवे अभी तक यहाँ पर डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकी। ये वारदात हो गई है। इन्होंने बजाय 15 पे उसी वक्त कॉल करने के, इन्होंने अपने भाई को, कजन को बताया, ज़ाहिर उन्हें बताना चाहिए था। ये खतून 12:30 बजे डिफेंस फेज 6 से गुजरावाला अपने ससुराल जाने के लिए निकली है 3 बच्चों के साथ अकेली, और बगैर पेट्रोल का सर्टन किए कि मेरे पास पेट्रोल नहीं है या नहीं। ये चढ़ गई हैं मोटरवे पे। बहरहाल ये मैं सिर्फ इनिशियली बताना चाहता हूँ, गाड़ी हरगिज नहीं की खराब हुई। 1 बजे जैसे ही इन्होंने टोल प्लाजा क्रॉस किया तो उसकी चीफ मिनिस्टर फरमाइएगा, इस पे आपको पता है कि पूरी कौम इश्तियाल में आ गई कि जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसके साथ बर्बरियत हुई है, आप पहले उसकी ख़ताएँ, उसकी कमज़ोरियाँ, उसकी मुसीबतें, उसकी गलतियाँ तो नहीं गिनवाने की कोशिश करते, आप उसके साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं। और ये जो गुफ्तगू फरमाई है CCPO साहब ने, इसने तो जलती पे तेल का काम किया है। खान साहब, जिस तरह आपने ये गुफ्तगू सुनी है कि हम अपने जो फ़राइज़ हैं उससे हम किसी भी सूरत गफलत नहीं कर सकते, चूँकि ये पंजाब गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन है तो इसकी ज़िम्मेदारी हमारे पे है। हम इंशाअल्लाह जो इसके कल्प्रिट्स हैं इस तक हम पहुँचेंगे और ये हमारी ड्यूटी है। आप देखें कि पंजाब के अंदर जो भी वाक़या हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम के जो मुल्ज़मान हैं उनको हमने ट्रेस कर लिया है। तो इंशाल्लाह आप थोड़ा वक्त दें तो ये भी इंशाल्लाह इसको हम ट्रेस कर लेंगे और इनको अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। आप ट्रेस करना यकीनन आपकी और आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, अव्वलीन जिम्मेदारी है। मैं उस गुफ्तगू की बात कर रहा हूँ जो कि गर्दिश कर रही है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, जो कि
उमर शेख साहब ने, आपके CCPO ने की है, आपने क्या इस पर, आपका क्या रद्द-ए-अमल है इस गुफ्तगू पे? जी, इस वाक़े के ऊपर हमने एक कमेटी बना दी है जिसके होम सेक्रेटरी इसको लीड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इनके तमाम जो पहलू हैं उनको हम इंशाल्लाह ज़ेरे गौर लाएंगे और इसका जो रिज़ल्ट होगा फिर हम पूरी कौम को बताएंगे इंशाल्लाह। लेकिन उमर शेख साहब की ये गुफ्तगू जिसमें कि वो उस खातून की गलतियां गिनवा रहे हैं अपने टेलीविज़न इंटरव्यू के अंदर, और जिससे कि उनका इमेज, पुलिस का इमेज, पंजाब का इमेज, आपकी हुकूमत का इमेज बुरी तरह से मुतासर हुआ है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस वाक़े ने एक जानिब, और दूसरी जानिब इस गुफ्तगू ने, फिर मैं कहूँगा कि ये जो जलती है इस पे तेल का काम किया है। खान साहब, इंशाल्लाह आप देखेंगे इसका हर पहलू से, हर जाविये से इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और जो जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे और अपनी जो हमारी ड्यूटी है उससे हम भागेंगे नहीं। इंशाल्लाह इसको हम अंजाम तक पहुँचे। आप लोगों ने सुना, मैंने नाज़रीन पूरा सुनाने की तो यहाँ पे आज से मैं एक इंटरजेक्शन करूँ, मैं आपको खबर दे दूँ कि अब उमर शेख का ब्यूरो लाहौर रहना जो है नामुमकिन हो चुका है। नामुमकिन हद तक जो है ये बहुत कोशिश कर रहे हैं, ये वो शहजाद अकबर को ले आए, ये आर्मी चीफ को भी इन्वॉल्व कर लें, ये ISI चीफ को भी इन्वॉल्व कर लें। अब CCPO उमर शेख लाहौर नहीं रह सकते। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। ये कोई एक मीडिया पर्सन कामरान खान की बात नहीं है, ये नदीम मलिक, हामिद मीर, नसीम ज़हरा, इनकी बात नहीं है। पूरी दुनिया सब ट्रेंड चल रहा है उमर शेख। और जो आपका जो प्राइम मिनिस्टर है, बहरहाल वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जिस तरह वो अपना सोशल मीडिया से बड़े मुतासिर हैं और सेंसिटिव हैं सोशल मीडिया के बारे में। माजरत के साथ यहाँ पे मैं आपको टोकूंगा, सॉरी, मैं नहीं मानता कि वो सोशल मीडिया से वो हैं, उनको जो बताया जाता है वो वही कर रहे हैं। लेकिन ये भी, लेकिन एक बात बताऊं आपको, ये भी एक हकीकत है। उमर शेख इस केस तक शायद रहे या जब तक वो इसकी सब्स्टिट्यूट को ढूंढे, जिसमें मुतबादिल का बंदोबस्त करें, अब इनका रहना नामुमकिन है। अच्छा, तो बेहतर था कि कोई भाई आपके बॉक्सर टाइप फैसल शहबाज शरीफ को या मरीम नवाज को या सफदर नवाज को सफदर को अरेस्ट कर लेता। अच्छा, इसके अलावा फैसल, आपको मैं थोड़ा सा टोकूंगा। हमारे साथ राजा रज़ाक साहब हैं, उनके पास जाने से पहले मैं इस पे थोड़ा सा एक गुफ्तगू कर लूं कि मुझे लग रहा है मैं थोड़ी सी एक्टिंग सीख लूं कि इस वक्त जो है वो 5 बोर्ड चल रहे होंगे, टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा होगा वजीर आला के। अगर ये 2 मिनट और गुफ्तगू होती तो इसको तो हार्ट अटैक हो जाना था। आप मतलब हद हो गई। प्रॉक्सी है भाई, ये और महमूद खान जो है प्रॉक्सी है। आपने कायम अली शाह का नाम कायम अली शाह हो गया, सबसे इफेक्टिव तो शहबाज शरीफ साहब हो सकते, भाई किसकी हुकूमत थी, ये सब प्रॉक्सीज होते हैं। पार्टी हेड्स हैं वो नहीं चाहते, मतलब बिल्कुल आपकी बात सही है कि आपको पपेट लेकर आना पड़ता है ताकि आप इजी तरीके से गवर्नमेंट को चला सकें। राजा साहब, आपने सदर पाकिस्तान नहीं देखे, भुट्टो के जमाने में फजल था या फारूक लगारी था या ममनून हुसैन थे, और भाई ये प्रॉक्सीज है। अच्छा, मैं राजा साहब से बात कर लूं। अब राजा साहब आप बताएं, आपने भी सुनी, आपने भी खबरें देखी, आपने ट्विटर पे देखा, आपने देखा इंटरनेशनल मीडिया किस तरीके से जो उर्दू बोलना समझना आता है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, आप क्या कहेंगे? जी राजा साहब। आसिम भाई, बात ये है कि ये जो भी आपने अभी क्लिप सुनाया कामरान खान साहब का, वो रिपीटेडली उन्होंने क्वेश्चन किया, फिर भी उन्होंने क्योंकि ये हर चीज पे कमेटियां बनाते चले आ रहे हैं पिछले 2 साल से, सो इसी तरीके से वो चला रहे हैं। मगर मुझे फील ऐसा होता है कि ऐसे कंट्रोवर्शियल बंदे को लगाने का एक तो मकसद, जो आपने एक इंट्रो में बात की थी ना आसिम बाजवा साहब की, मुझे तो लगता है कि ये जो है ना लोगों की, मीडिया की अटेंशन जो है वो एक बड़े केस से डाइवर्ट करके तो इस जैसे बंदे की तरफ लगाना असल मकसद है। वरना जब आपके पास IB की रिपोर्ट है, हर तरफ से हर बंदा जानता है कि उमर शेख किस करैक्टर का इंसान है।
तो ऐसे बंदे को ऐसी जॉब पे लगाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि मीडिया पे शोर पड़ जाए और एक दो हफ्ता जो है इस बहस पे गुजर जाए और जो असल जो रियल इशू है उनसे हट जाए। अगर आप देखें कि इनका जो पहला साल था, आपको याद होगा रीमा खां की प्रॉपर्टी सामने, अरबों की प्रॉपर्टी सामने आई, तो सुप्रीम कोर्ट में गई, वहां से कन्विक्ट हुई, वहां से फाइन पे किया और मीडिया पे एक शोर मचा हुआ था। तो फिर उन्हीं दिनों में साहिवाल का सानिया जो है वो बर्पा किया गया और फिर जब साहिवाल का सानिया हुआ तो सारा मीडिया जो है वो आराम से वो साहिवाल के पीछे लग गया और लीमा खां अपने आराम से कहीं पे गायब हो गई। फिर आपने देखा होगा कि इसी साल एक इंसिडेंट हुआ था, वकला का एक बहुत बड़ा मसला बना था लाहौर में, वो भी आपके सामने होगा। उन दिनों आपको याद होगा कि मलक रियाज का जो अरबों रुपया गया था इंग्लैंड से, तो वो पैसा गायब हो गया था। इससे पहले कि वो बहस जो है वो मीडिया पे छिड़ती, तो वो वकला का जो है वो खान साहब का भांजा था, जो मेरे हाल में पता नहीं असाम या क्या नाम है उसका, उसके जरिए एक वहां पे ड्रामा रचाया गया और उसके बाद मलक रियाज का नामो निशान भी नहीं था और सारे लोग जो है वो उस इश्यू पे लग पड़े। इसी तरीके से आपको पता है जब चीनी और आटे का ये जो एक डकैती जो है वो डाली गई, उसको भी आपको पता है कि वो कमेटी बिठाई गई जी और जहांगीर तरीन को बड़े बाइज्जत तरीके से एग्जिट दिया गया और वो बाहर चला गया और लोगों की बस वो जो तवज्जो थी मीडिया की वो उसकी तरफ होगी और जो बाकी लोग थे जिन्होंने ये डाका डाला था वो जो है वहां से सीन से जो है वो गायब हो गए। तो ये इनके ये टैक्टिक इस तरीके से वो चला रहे हैं कि जो असल इश्यूज हैं उनसे अवाम की तवज्जो जो है वो हटा दी जाए और इस तरह की जो इश्यूज हैं उन पे जो है वो मीडिया को लगा दिया जाए और इसी तरीके से वो 2 साल लगा रहे। आज आप देखें ना, कोई आसिम बाजवा पे बात कर रहा है, ठीक है, जैसे फैसल काजी साहब ने बात की प्रॉपर्टी की, आप देखें कि एक बिलियनर फैमिली, शरीफ फैमिली, एक बिलियनर फैमिली है, उनका बच्चा एक फ्लैट लेता है इंग्लैंड में, तो इसको बहुत बड़ा इशू बनाया जाता है। मगर एक गरीब मुलाजम का बेटा 14 साल की एज में अरबों की प्रॉपर्टी अमेरिका में खरीदता है तो उस पे किसी की आवाज नहीं उठती। आसिम बाजवा का जो बेटा है उस वक्त, आज से अगर वो 18 साल पीछे जब जाते हैं, जब उसने प्रॉपर्टी वगैरह बनाई, उस वक्त उसकी एज हार्डली 14 साल थी, मगर उस पे कोई बंदा बात नहीं करता। यानी नहीं एक गरीब मुलाजिम का बेटा। मैं प्रोग्राम की क्लोजिंग करूंगा, टाइम ऑलरेडी ज्यादा हो गया है। ये बात एक हकीकत है जो आपने इतना तज्जिया दिया कि हमारे यहाँ बड़ी खबर को धरने को बचाने के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल आ जाता है। आर्मी पब्लिक स्कूल पे जो है आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। आज तक जो पेरेंट्स थे उनको आपने, वो आज भी जो है वो आपको बोलते हैं कि कमीशन बनाओ, उसका रिजल्ट निकलना चाहिए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद खबर पे खबर बन जाती है। जब कोई ऐसी खबर आती है जिसका वाकई साथ देना होता है तो उसके बाद एक बड़ी खबर बन जाती है। और ये हकीकत है, पाकिस्तान के अंदर अक्सर ऐसा होता है। कराची के हालात भी अभी आप देखें, अभी एक खबर आई, पूरे कराची का दिखा दिया पानी कि जी इतना है, न्यू नाजमाबाद का नहीं दिखाया। और इतनी डिस्ट्रक्शन थी कि जबरान आके कह रहा है कि जी हमें ना ही कैमरे ले जाने की इजाजत है, ना ही हमें गाड़ी ले जाने की इजाजत है, हमें रोक दिया गया है। तो पूछा बात क्या है, तो उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता, ना ही न्यू नाजमाबाद की खबरें आ रही हैं। बाद में पता चला कि एक झील थी जो सूख गई थी, उसको प्लाटिंग करके बेच दिया। अब उसको बेचा किसने? लाजिमी बात है कि उसमें कुछ ऐसे लोग थे जिनके नाम आएंगे तो पाकिस्तान की सालमियत खतरे में पड़ जाएगी। पाकिस्तान को जो है दुनिया से जो है वो बड़ा खतरा हो जाएगा। एक तो हम ये सुन के और मैं यहाँ पे आसिम भाई
एक चीज में कराची की आपने बात की, DHA पे जिस तरीके से लोगों ने जो है वो एहतजाज किया और उनके खिलाफ दहशतगर्दी का जो पर्चा हुआ, तो ये आप ये देखें मैसेज क्या गया है कि आप पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे हमला करें, प्रेसिडेंट हाउस पे हमला करें, PTV पे हमला करें, वो सब जायज है, उसको हम सदर भी बनाएंगे, उसको हम सिलेक्ट करके प्राइम मिनिस्टर भी बनाएंगे, मगर अगर DHA पे किसी ने एहतजाज की तो वो दहशतगर्द बन जाएगा। ये है पाकिस्तान की रियलिटी, बदकिस्मती। लेकिन एक बात है राजेश साहब, मुझे हमेशा, अगर आप मेरे पिछले प्रोग्राम देखें नवाज शरीफ के ज़माने में, तो नवाज शरीफ को भी हमने बहुत क्रिटिसाइज किया, और करना भी चाहिए। जर्नलिस्ट का काम ये होता है कि वो बुरी चीज़ों को भी क्रिटिसाइज करे, और हुकूमत के एंटी इसी वजह से जर्नलिस्ट रहता है, क्योंकि वो पॉइंट आउट करता है गलतियों की। लेकिन नवाज शरीफ ने एक चीज़ जो थी वो मुझे भी क्लिक की, वोट को इज्जत दो वाली जो बात है ना, कि हमने पाकिस्तान में आज तक जबरी वोट बनाए हैं। ये इलेक्शन दुनिया को पता है सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है। आपने कराची में डिवाइड एंड रूल पे हुकूमत कायम की है। कराची दुनिया का इतना 7वां 6ठा बड़ा शहर है, आपने वहां पे कोई काम ही नहीं किया। लेकिन हम कराची पे नेक्स्ट वीक एक प्रोग्राम करेंगे, इंशाल्लाह उस पर डिस्कस करेंगे। मैं चाहूंगा कि आखिर में आप कुछ कहना चाहें फैसल काजी साहब, प्रोग्राम क्लोज कर रहे हैं प्लीज। मैं यही कहूँगा कि जो पाकिस्तानी है उनको बेमौसम सजस्ट उम्मीदें बाहर रख। ये इमरान खान का तजुर्बा तो नाकाम हुआ है, और जिस तरीके से इमरान खान हुकूमत में उनकी तजवीज की है जुल्फिकार बुखारी की सूरत में, उस तरह के एडवाइजर्स की सूरत में, जो कि अननोन लोग के मुंह में ब्रांड्स थे, उनको इंट्रोड्यूस कराया गया बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का बताकर। और जिस तरह पाकिस्तानियों ने जो अस्पताल से लेकर यतीमखानों और यूनिवर्सिटियों तक चंदे दिए, उन पाकिस्तानियों को तो कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पर मायूसी है इनके अपने वोटर्स, इनके सपोर्टर्स के यहाँ। तो इमरान खान के पास एक मौका है कि अभी 2-3 साल है, अगर 2-3 साल रह जाते हैं और इस तरह की गलतियों को ठीक कर सकते हैं तो यकीनन कर देना चाहिए। वरना तो ये कि इसके बाद मेरे ख्याल में ये आखिरी गवर्नमेंट होगी जिनको ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सपोर्ट किया था। इसके बाद तो कोई भी अगर पाकिस्तान का सियासतदान या अफ्रीका में आएगा या कोई चर्चा मांगने वाले आएगा, मेरा तो नहीं ख्याल कि फैसल ये नहीं तक तो कोई यहाँ पर इम्दाद देगा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के साथ जो है वो किया। मैं इजाजत चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और थैंक यू सो मच। उन्होंने सुने और बर्दाश्त की, इनका हौसला था। राजा साहब के सब्र को मैं सलाम सल्यूट, और आपको भी। और ये बहुत शुक्रिया। मीडिया तो कुछ नहीं चला सकता, हम लोग भी चला सकते हैं, जो कि उनकी जुगराफियाई हदूद में आप शामिल हैं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। राजा साहब, मैं चाहूंगा कि आप क्लोजिंग रिमार्क्स दें कुछ। वो पिछले दिनों एक यहाँ पे एक इकट्ठ हुआ था, तो जो PTI के मेरे दोस्त हैं, तो उनको मैंने एक चीज जो है ना एक सजेशन दी थी कि आप ऐसे किया करें कि अपने हर प्रोग्राम में खान साहब की पुरानी तकरीरें जरूर चलाया करें। क्यों टॉर्चर करेंगे आप? ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि देखें भुट्टो साहब की आज भी पीपल्स पार्टी वाले जो है ना तकरीरें चलाते हैं, मुस्लिम लीग वाले नवाज शरीफ साहब की आज हर तकरीर चलाते हैं, बेनजीर की चलाते हैं, क्योंकि उनको फख्र होता है कि यार हमारे लीडरों ने कुछ विजनरी बातें की, तो हम फख्र से सुनाते हैं, दिखाते हैं लोगों को। ये वाहिद पार्टी है कि जिसको मैं चैलेंज करता हूं कि वो अपना जलसा करें और खान साहब की कोई तकरीरें चला के दिखा दे मुझे। बिल्कुल सही राजा साहब। कोई पार्टी तो जब कोई पार्टी अपने लीडर की कोई तकरीर ना चला सके और वो शर्मिंदगी महसूस करे, तो फिर उसका हासिल क्या है वो सबके सामने। नहीं तो नाज़िम, मैं मतलब हम लोग जब यहाँ पे बैठते हैं, बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जब तो एंड में यही होता है कि नहीं ये तो सिलेक्टेड है ना, तो कहीं और पे निशाना जाता है। अभी जैसे बात की काफी लोग कहते हैं आप PTI के लोग क्यों नहीं लेकर आते। मैं एक दफा फिर अपने ही प्लेटफॉर्म से आप लोगों को दावत देता हूँ, कोई भी PTI चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहे, मोस्ट वेलकम। मुझे इनबॉक्स में अपना फोन नंबर दे, टाइम बताए, मैं आपको बिल्कुल लाइन पे लूंगा, आपसे बात करूंगा।
अभी मसला ये है कि आप बात करने के आप कोई जवाब ही नहीं दे सकते। मैं 1-2 प्रोग्रामों में गया तो एंड ये होता है कि जी आप मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं। अरे यार, मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने आसिम बाजवा की बात कर ली, एक ऐसा बंदा जो कि उसकी बीवी बच्चे बाहर जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, आप किस तरीके से दुनिया को मैसेज देंगे कि जनाब आएं और पाकिस्तान में अपनी खिदमत अंजाम दें? मैं ये नहीं कह रहा कि अहमद नूरानी सही, अगर अहमद नूरानी झूठा होता तो इस वक्त उस पे स्कूल भी हो चुका होता। उसके ट्वीट जी, उसके बेटे के ट्वीट रिकॉर्ड का हिस्सा है। बिल्कुल जो धरने के टाइम पे सीक पैक के और चाइना के खिलाफ उसने कितनी बड़ी कैंपेन चलाई। और फिर देखें कि एक जर्नैल जो अब रिटायर हो चुका, अब तो वो फुल फ्लैश सियासतदान है, जिसका सी पैक के साथ कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो तो इस प्रोग्राम को फ्रीज करने के लिए आए हुए थे और उन्होंने फ्रीज किया। जो सी पैक का मौजूब है, जो नवाज शरीफ इसको लेके आया, उसको तो आपने एक कामे पे हटा दिया साजिश के थ्रू, तो वहां पे कोई सी पैक को खतरा नहीं था। और ये जिन्होंने सी पैक को रोका है, उनके खिलाफ जनाब आवाज उठाएं। यार, मैं प्रोग्राम की क्लोजिंग करूंगा, प्रोग्राम की क्लोजिंग इस तरह करूंगा कि हमारा जुडिशरी सिस्टम जो है उसको मतलब किस तरीके से मैं सलाम कर सकता हूं, जबकि वो अपने मतलब के लिए अब उनकी कौन सी वीडियोस जो हैं किसी के पास हैं। आपने एक मेमो गेट, एक चीज आई थी, मेमो गेट पे लेटर ना लिखने पे आपने एक वजीर आजम को, जो कि इलेक्टेड वजीर आजम था, 30 सेकंड की सजा देके निकाल दिया था। तो हमारा जुडिशरी सिस्टम आज ये है कि साना साहिवाल पे किस तरीके से नीलामी लगी और किस तरीके से लाशों पर सौदा हुए, और अभी इस औरत पे किस तरीके से आप ही के पुलिस डिपार्टमेंट, आपको तो एक्शन लेना चाहिए था और इसको टर्मिनेट करना चाहिए था। पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, लेकिन आपके इन घटिया जुमलों से पूरी अवाम हर्ट हुई है। पंजाब को ऊपर जितना निशाना आज आप ट्विटर पे उठा के देख लें, बल्कि अहमद कसूरी साहब जो है मेरे इंटरव्यू में आए, कहने लगे पंजाबी एक गाली बनती जा रही है। ओ भाई, ये जो अल्फाज निकल रहे हैं ये आप लोगों की वजह से निकल रहे हैं, क्योंकि आपने पंजाब के अंदर वो काम किए हैं, डिस्क्रिमिनेशन की जो धज्जियां बिखेरी हैं वो पिछले 70 साल में नहीं बिखेरी। पंजाब वाकई अब हर कोई जो है, लेकिन नवाज शरीफ की जो बात थी, जो अब एक तरह से मैंने देखा जैसे आप जैसे लोग जो हैं वो निकल कर आए, वो कहते हैं हमने बूट पॉलिश नहीं करनी है। यस, हम सलाम करते हैं अपने पाकिस्तान आर्मी को जो बॉर्डर पे हैं, जो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। बल्कि कल किसी ने लिखा हुआ था कि भाईजान हमें ये टैंक वैंक जले हुए मत दिखाएं, हमें ये दिखाएं कि आपके जो करप्शन शुदा जर्नल हैं वो कहाँ हैं। जितने जर्नल हैं 93 से अब तक के, वो सब पाकिस्तान से बाहर हैं। तो फिर मुहिब्बे वतन कौन हुआ, मैं हुआ या वो हुए? उसी के साथ नाज़रीन, राजा रज़ाक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। फैसल काजी साहब जा चुके हैं, लेकिन हम इसी बोलने की, हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इसलिए हैं क्योंकि हम गलतियों की निशानदेही करते हैं। अगर आपको लगे कि ऐसा नहीं है, आए बताएं हमने क्या गलत काम किया। सिर्फ गद्दार और काफिर का धब्बा लगा देना काफी नहीं है। आप बताएं कि राजा रज़ाक साहब आपने ये गलत काम किया है, ये गलत खबर है। अमेरिका में तो सजा भी है, अगर मैंने कोई गलत किया आप मुझे बताएं, लेकिन सिर्फ गद्दार और काफिर कहना जो है ना वो सही नहीं है। इसी के साथ जो है अगले वीक तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू। Washington Night Show with Asim Siddiqui.